हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का पार्ट बी, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। हमने इसके पहले ए पार्ट को ख़त्म किए हैं। अब आइए हम बी पार्ट के बेसिक चीज़ें देखते हैं। ये देखते हैं कि आज हम बी पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वैद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। कैसे थेल्स ने प्रैक्टिकल किया, अंबर नामक पदार्थ को देखा। उसके बाद में जो रानी एलिजाबेथ है उसके डॉक्टर गिलबर्ट आए, फिर थॉमस ब्राउन ने उसमें कुछ प्रैक्टिकल किए। उस आधार पे फिर आवेश की परिभाषा दी गई, आवेश के प्रकारों को समझाया गया और हमने ये यूनिट का नोट्स तैयार किए थे फर्स्ट चैप्टर में आवेश के प्रकार तक के। ठीक है, उसी प्रकार हमने सेकंड चैप्टर में हमने देखे थे कि किस तरह से जो है बिल्ली की खाल को फलालेन से रगड़ेंगे या कांच से रगड़ेंगे तो कैसे आवेश उत्पन्न हुए थे। ये चीज़ हमने सेकंड चैप्टर में देखे थे और भी एग्जाम्पल्स लेकर। ठीक है, यहाँ पे हमने आवेश के कुछ गुण देखे थे कि धनावेश ऋणावेश साथ साथ उत्पन्न होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं और दोनों, अगर हमको किसी आवेश की पहचान करना है तो उसकी वास्तविक पहचान प्रतिकर्षण है। ये हमने देखे थे लेक्चर नंबर सेकंड में। हमने लेक्चर नंबर सेकंड में वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी देखे थे कि कैसे किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए, आवेश उत्पन्न होने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। ये हमने देखे थे लेक्चर नंबर बी में। लेक्चर नंबर बी में हमने आवेश संरक्षण का नियम देखे थे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये हमने लेक्चर नंबर बी में देखे थे और इसके प्रूफ भी देखे थे आवेश संरक्षण के, और हमने यहाँ पे नोट्स तैयार किए थे, हैंड राइटिंग वाली नोट्स। ठीक है, आवेश संरक्षण के नियम तक के। तो आज हम आगे का पार्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि अब आगे जो है किस तरह से आवेश के बारे में विस्तृत जानकारियाँ मिली और उसके ऊपर थ्योरम बने। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। मतलब अब देखिए, जो थॉमस ब्राउन है उसके बाद में कौन आया? कूलॉम आया। ठीक है, कूलॉम ने जो है कुछ प्रैक्टिकल करके देखे और प्रैक्टिकल के दौरान फिर निष्कर्ष निकल के आया। तो आइए हम इस थ्योरी को डिटेल में पढ़ते हैं। प्रयोगों द्वारा देखा गया कि दो वैद्युत आवेश के बीच एक पारस्परिक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब देखिए, आवेश की तो खोज हो चुकी थी, लेकिन दोनों आवेशों के मध्य जो बल काम करता है उसे क्या नाम दिया गया? फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि वैद्युत बल। तो यहाँ से वैद्युत बल की परिभाषा आप लिख सकते हो, सजातीय आवेश सजातीय आवेश यानी समान प्रकृति के वैद्युत आवेशों के बीच यह बल प्रतिकर्षणात्मक तथा विजातीय यानी विपरीत प्रकृति के वैद्युत आवेशों के बीच यह बल आकर्षणात्मक होता है। वैद्युत आवेश चाहे निर्वात में स्थित हो अथवा किसी माध्यम में, उनके बीच यह बल हमेशा कार्य करता है। कूलॉम ने ये कहा कि दोनों आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे विद्युत बल कहते हैं, और अगर कोई भी आवेश, चाहे वो हवा में हो या कोई माध्यम में हो या जहाँ हवा ना हो, मतलब निर्वात में हो, तब भी ये बल उनके मध्य काम करता है। मतलब किसी भी माध्यम में जो है ये वैद्युत बल कार्य करता है। वर्ष 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम ने प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर दो वैद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाले इस वैद्युत बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। इस नियम अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। देखिए,
1785 में कलाम ने प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करने के दौरान उन्होंने पाया, मान लेते हैं ये एक आवेश है, मतलब कि इस बिंदु पर Q1 आवेश है और इस बिंदु पर Q2 आवेश है। ठीक है, इसको हमने A नाम दे दिया और इस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिए, B नाम दे दिए। ठीक है, अब भाई इन दोनों के बीच की दूरी भी होगी तो उस दूरी को हमने क्या मान लिए, R मान लिए। तो कलाम ने ये पाया कि जब हम इन दोनों आवेशों को कुछ निश्चित दूरी पर रखते हैं तो कुछ निश्चित दूरी पर रखने पर अब देखो इन दोनों के मध्य क्या काम करेगा, एक बल काम करेगा और उस बल को क्या नाम दिया उसने, वैद्युत बल नाम दिया। वैद्युत बल मतलब फोर्स। ठीक है, फोर्स। तो देखो जो बल है वैद्युत बल ये होता कैसे है, तो ये जो बल है ना ये दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है, समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यही कूलाम के नियम का मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये ऊपर की चीज़ें तो सब ये समझने के लिए है आपको, लेकिन आपको मेन पॉइंट कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से, मतलब ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये देखो जब भी कोई वैज्ञानिक कोई बात बोलता है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया जाता है, जो नियम होता है। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो शब्द लिखा हुआ है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि 1785 में जो कूलाम है, कूलाम ने ये कहा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मतलब आपको सिंपल शब्दों में चित्र के माध्यम से इमेजिन करना है कि मान लो ये दोनों आवेश है, या दोनों के मध्य अगर बल F लग रहा है तो जो बल F है ना ये दोनों के गुणनफल के कैसा होगा, समानुपाती। मतलब जो भी बल काम करेगा वो दोनों आवेशों का जितना भी मान होगा उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती। इस अगर हम यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटा दिए तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लग जाएगा के, क्योंकि समानुपाती चिन्ह हटाने से कोई नियतांक लगता है और यहाँ पर क्या लग गया, एक नियतांक के लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझना है आपको कि समानुपाती होता है बल। कहने का मतलब ये है कि अगर आवेश के मान को बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको एक बात मैंने बताई थी कक्षा 11वीं में कि समानुपाती चीज़ें होने से अगर हम एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा भी बढ़ता है। मतलब अगर Q1 Q2 के मान अगर बढ़ेंगे तो F का मान भी कैसा होगा, बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों आवेशों के मान अगर ज़्यादा होंगे तो ये बल भी कैसा होगा, इनके बीच लगने वाला बल भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और अगर इनकी बीच की दूरी, अगर दूरी मतलब कम करेंगे, दूरी कम करेंगे तो देखो दूरी कम करेंगे मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, हम पास में लाएंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, हम पास में लाएंगे। तो पास में लाने पर ज़्यादा बल लगेगा। भाई देखो स्पष्ट बात है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसको कम करेंगे तो बल बढ़ेगा और अगर इसको ज़्यादा करेंगे तो बल कैसे होगा, घटेगा। स्पष्ट सी बात है कि इन दोनों आवेशों को जैसे जैसे हम एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे, एक दूसरे से दूर लेके जाने पर इनके बीच का जो वैद्युत बल का जो मान है वो कैसा होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है, दूरी बढ़ने से जो बल है वो कम होगा। ठीक है, तो ये कूलाम ने प्रयोग करके देखा और प्रयोग के दौरान ये निष्कर्ष निकाला। तो जो के है भाई, के क्या है, समानुपाती नियतांक है जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। क्यों स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं, क्योंकि ये वैद्युत बल के लिए आया है। और यहाँ स्थिर शब्द क्यों जोड़ा, क्योंकि ये आवेश उत्पन्न तो हुआ है लेकिन ये स्थिर है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दी थी स्थिर का मतलब इस अध्याय में जहाँ पे भी आप आवेश के बारे में पढ़ोगे या जो भी पढ़ोगे उसके सामने स्थिर शब्द जुड़ेगा जरूर। ठीक है, तो ये हो गया स्थिर वैद्युत बल नियतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसका मान मात्रकों की पद्धति तथा दोनों आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, स्पष्ट सी बात है कि माध्यम के ऊपर भी डिपेंड करेगा इसका मान। ठीक है, चाहे वो हवा में हो या निर्वात में हो या अलग कंडीशन में हो, तो अलग अलग माध्यम में के मान भी कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। और पद्धति देखो, मात्रकों की दो पद्धतियाँ होती हैं। तो एसआई पद्धति में के का मान होता है 1/4πε0 इंटू के। देखिए स्मॉल के है और यहाँ पे जो यूज हुआ है वो कैपिटल के है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये वाला नियतांक है और ये वाला परावैद्युतांक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो के का मान जो है वो एसआई पद्धति में कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि के का मान जो है वो एसआई पद्धति में कितना होता है, तो के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। ठीक है, एप्सिलॉन 0 को एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं, आप जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करना चाहे कर सकते हो। अब जैसे हम यहाँ मान रखेंगे इस समीकरण में, तो के की जगह के का मान रखेंगे तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ब्रैकेट में आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम चलते हैं। ये था कूलॉम का नियम, किस तरह से समानुपाती चिन्ह हटाए तो वहाँ पे एक नियतांक लग गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो भी मतलब यूज़ हुआ है, जैसे देखो एप्सिलॉन 0 यूज़ हुआ है, ये पाई से तो आप भाई परिचित हैं, पाई नाम के प्राणी से तो परिचित है, प्राणी नहीं कहना चाहिए, संकेत है ये मैथ्स की भाषा में, तो आप इससे तो परिचित हैं। अब ये एप्सिलॉन क्या है भाई, एप्सिलॉन तो हमने कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 किसके लिए भौतिक शास्त्रियों ने यूज़ किया, तो देखो एप्सिलॉन 0 जो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है एप्सिलॉन 0? वायु या निर्वात। वायु निर्वात मतलब जहाँ पे हवा नहीं होती, ठीक है, उसकी विद्युतशीलता, ठीक है, परमिटिविटी। तो ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन 0 संकेत यूज़ किया गया। देखो यहाँ पे लिखा है कि इसको एप्सिलॉन 0 पढ़ा जाता है। इसका मान, किसका मान, एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 गुणा 10 के ऊपर -12 की घात कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। देखो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछा गया है कि एप्सिलॉन 0 क्या है और इसका मान कितना होता है। तो एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। क्या, तो इसकी इकाई भी बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी इकाई में देखो मैं कूलॉम के लिए इसे यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, तो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसकी इकाई क्या होती है, क्योंकि जब इसका मान पूछता है ना तो मान के साथ में इकाई के बारे में भी ज़रूर पूछता है। ओके, तो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो देखो ये आया कहाँ से भाई, कक्षा 11वीं में मैंने भौतिक राशियों के मात्रक निकालना आपको सिखाई थी, और एक बात आपको बताई थी कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालने के लिए उसका पारिभाषिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ से अगर हमको एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है तो स्पष्ट सी बात है, एप्सिलॉन 0 को अकेला करना पड़ेगा, तो इसको अकेला करेंगे तो एफ कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन, मतलब ये नीचे आ जाएगा तिर्यक गुणा होके जब ऊपर जाएगा तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, और यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है, के, और Q1 Q2 तो ऊपर ही रहेंगे जैसे कि वैसे, आर स्क्वायर भी जैसे कि वैसे रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहे एप्सिलॉन 0 का, तो ध्यान से देखो ऊपर में कौन है, Q1 Q2, तो Q क्या है, आवेश होता है, तो दोनों का गुणनफल होगा, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम, तो कूलॉम और कूलॉम का गुणा होने पर क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर। भाई स्पष्ट सी बात है। ठीक है, कूलॉम और कूलॉम का गुणा होने के बाद में क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर। ऊपर का देखो एक का तो कोई मतलब नहीं है। अब नीचे कौन बचा, 4 पाई मतलब एक अंक है। फिर यहाँ कौन बचा, एफ, बल, तो यहाँ प्रति लग जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में बटे हैं, और बल का क्या होता है, न्यूटन, और ये जो के है तो इसका तो मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये एक परावैद्युतांक मान है, निश्चित मान, आंकिक मान। अब ये जो आर है, आर मतलब दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, चूंकि आर के ऊपर स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो इस तरह से एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक है वो हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक है वो कहाँ से निकल के आया। भाई देखो कहाँ से निकल के आया, मैंने बता दी, ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है। अब आगे देखिए कैपिटल के क्या है भाई, कैपिटल के को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अब के का मान क्या होता है, तो के का मान होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। देखो परावैद्युतांक का सूत्र है ये, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जहाँ माध्यम की विद्युतशीलता,
जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। देखो बहुत फर्क है दोनों में। एप्सिलॉन जीरो को क्या कहा गया है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, और ओनली एप्सिलॉन को क्या कहा गया है, माध्यम की विद्युतशीलता। ये शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अकेले एप्सिलॉन के लिए पूछा है तो वो माध्यम की विद्युतशीलता कहलाएगी, लेकिन एप्सिलॉन में अगर जीरो लगा दिया तो वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। देखो अब एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है, अगर साइंस के बच्चे हो आप तो आपको छोटे छोटे पॉइंट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद नहीं रखोगे तो आप बड़े चीज़ों को रट नहीं सकते या किसी भी टॉपिक को आप रट नहीं सकते, क्योंकि साइंस में हम किसी भी चीज़ को रट नहीं सकते, ठीक है, जब तक कि हम उसे समझेंगे नहीं। तो ये हुआ एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन में फ़र्क। आगे देखते हैं वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। देखो जो बड़ा वाला के है ना, मतलब कि किसका परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, इसका अगर मान देखें तो वायु अथवा निर्वात के लिए 1 होता है, जबकि अन्य माध्यमों के लिए के का मान सदैव 1 से अधिक होता है। जल के लिए के का मान 81 81 होता है, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। यहाँ के सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं कि सभी के सभी पॉइंट ना एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे एप्सिलॉन जीरो का मान पूछा गया है, परावैद्युतांक की परिभाषा सूत्र पूछी गई है, कैपिटल के का मान पूछा गया है, ये पूछा गया है कि धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है। ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं स्टूडेंट्स। तो आप इन नोट्स को अच्छे से याद कर लीजिए, अपने नोट्स में आप लिख लीजिए, चाहे तो अगर आपको लिखना है तो। वैसे तो मैं ये सब चीज़ें आपको बेसिक के लिए समझाती हूँ, नोट्स कैसे तैयार करना है मैं आगे बताती हूँ, अभी आप बेसिक समझिए। तो इस तरह से अगर हम कूलाम की नियम में अगर हम एफ की जगह मान रखें सबका, तो कैसे मान रखेंगे, देखो मान लेते हैं बल एफ का मान 1/4πε0 है, ओके, नहीं सॉरी, ये जो 1/4πε0 है इसका पूरा अंकिक मान हल करके दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे 4 तो 4 ही रहेगा भाई। पाई का मान क्या होता है, 22/7, और दशमलव में होता है 3.141, ठीक है। और जो एप्सिलॉन जीरो है, अभी हमने कुछ देर पहले देखे, एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 8.854 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इनको जब हम मान रखेंगे इसके लिए, तो हल करने के बाद में फाइनली जो है वो 1/4π एप्सिलॉन का एक आंकिक मान निकल के आता है 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। देखो ये मान भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो देखो 1/4πε0 किसके लिए आया था स्टूडेंट्स, अभी हमने ऊपर देखे थे, छोटे के लिए आया था। किसके लिए आया था, छोटा के। छोटा के क्या है, छोटा के जो है वो समानुपाती नियतांक है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। लेकिन बड़ा वाला के तो परावैद्युतांक है, और क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो परावैद्युतांक है, तो परावैद्युतांक का जो मान है वो होता है 8 ये देखो ये है, सॉरी, परावैद्युतांक का मान जो है वो 1 होता है, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, ठीक है। ये देखिए के का मान वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, और अन्य माध्यमों के लिए 1 से अधिक होता है। जल के लिए इतना होता है, धातु के लिए, मतलब अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। लेकिन ये जो छोटा वाला के है इसका मान 1/ε0 के होता है, और इसके बराबर जब हम हल करेंगे इसको पूरा, तो यहाँ पे एक मान निकल के आता है हमारे पास में 1/4πε0 के बराबर 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है। तो कूलाम के नियम में ना, नियम तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन इसके अंदर से जो भी पॉइंट निकल के आते हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में ना 1-1 नंबर में या सही जोड़, मतलब कि एक वाक्य में ये प्रश्न पूछे गए हैं। आप पिछले जो है
हिस्ट्री निकाल के देख सकते हो, पेपर देख सकते हो, पुराने सभी के सभी प्रश्न आपको कोई ना कोई सवाल में मिल ही जाएंगे। तो हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ ये कहा गया है कि कैपिटल के अन्य परावैद्युतांक को एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू के भी लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। के लिए एप्सिलॉन आर आया, इसलिए यहाँ के लिए एप्सिलॉन आर रख दिया। तो इस तरह से ये कुछ नोट पॉइंट है। अब क्या बोल रहा है, उपरोक्त सूत्र में एप्सिलॉन 0 इंटू के अथवा एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर के स्थान पर एप्सिलॉन रखने पर, तो जब अगर हम एप्सिलॉन रख देंगे केवल, तो एफ जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा कि एफ समानुपाती एन अपॉन एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं अगर इस तरह से लिखे तो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे हम चलते हैं कूलाम के नियम से, और क्या पॉइंट हमारे सामने निकल के आए हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो आगे की ओर हम चलते हैं, पढ़ते हैं इसे। अतः किसी माध्यम में स्थित बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण माध्यम के जिस वैद्युत गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है उस वैद्युत गुण को माध्यम की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र, अच्छा ठीक है, देखो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको मात्रक निकाल के बताई थी ना, अब यहाँ पे क्या निकाल के बता रहा है, वो विमीय सूत्र। अब ये जो सूत्र है ना वो कहाँ से आया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने देखे थे कि एफ समानुपाती क्या था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। जैसे ही समानुपाती चिन्ह हटाए यहाँ पे क्या लग गया था, के, और के का मान अभी हमने देखे एसआई पद्धति में कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन 0। अगर इसको लिखना चाहे तो हम लिखेंगे एफ इक्वल 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मान लो यहाँ से एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है, तो एप्सिलॉन 0 का मान निकालेंगे तो एफ कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो 4 एफ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इस सूत्र को, ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है एप्सिलॉन 0 इक्वल क्या दिखा रहा है, देखिए Q1 Q2 अपॉन 4 एफ आर स्क्वायर। क्या हम इसको एक साथ बोल सकते हैं ऐसा, Q1 Q2 अपॉन 4 एफ आर स्क्वायर, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो वही लिखा है यहाँ पे, तो ये कहीं अलग से नहीं आया है, ये कूलाम की नियम से ही आया है। तो हमने अब देखो एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालना देखे थे, तो यहाँ विमीय सूत्र निकालना देखा है, बताया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम मात्रक निकालने के लिए पारिभाषिक सूत्र का उपयोग करते हैं, वैसे ही विमीय सूत्र निकालने के लिए भी करेंगे। ये बात आपको 11वीं में मैंने बताई थी। तो Q का विमीय सूत्र मतलब Q मतलब क्या होता है, आवेश। और आपको ये बात पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि आवेश का जो मात्रक होता, विमीय सूत्र होता है वो होता है AT। कैसे आया था, आवेश की परिभाषा से, जहाँ A एम्पियर है और T क्या है, टाइम के लिए T आता है। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, AT। दो आवेश है तो AT भी कितने होंगे, 2। AT का गुणा होकर क्या हो जाएगा, A² T²। और नीचे में देखो 4 तो भाई इसका तो होगा ही नहीं, बल का विमीय सूत्र MLT-2, और दूरी का विमीय सूत्र L²। इन दोनों का गुणा हो जाएगा L और L का, तो स्क्वायर और स्क्वायर गुणा होने के बाद में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, मतलब 1 की घात और 2 की घात गुणा होने के बाद में जुड़ के कितने की घात हो जाएंगे, 3 की घात। तो m तो जैसा का वैसा रहेगा, लेकिन l और l की घात जुड़ जाएगी, तो 2 और 1 3 हो जाएगा इस तरह से। और T-2 तो जैसा का वैसा रहेगा। अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा है क्या, नहीं कुछ भी नहीं कट रहा है। अब इसको कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर। तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो देखो ऊपर लेके जाएंगे तो ये m के ऊपर 1 की पावर है, कुछ नहीं है मतलब, तो ये -1 हो जाएगा। l के ऊपर 3 है तो ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब भाई t के ऊपर 4 कैसे आया, t के ऊपर 4 ऐसे आया क्योंकि ये माइनस है ना, तो ऊपर जाके क्या होगा, प्लस। तो
ऊपर ऑलरेडी पहले से प्लस ही है, तो 2 और 2 जोड़कर कितने हो जाएंगे, 4, है ना। तो और ये वाला ए स्क्वायर है, ये लास्ट में लिखा गया है, मतलब ये अरेंज करके लिखे हैं कि पहले एम लिखा जाता है, फिर एल लिखा जाता है, फिर टी, फिर ए। तो इस तरह से एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र निकल के आएगा आपके सामने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में, ठीक है। अब भाई एप्सिलॉन जीरो कैसी राशि है, ये बात आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई सदिश राशि होगी, स्पष्ट सी बात है। देखो सॉरी एक मिनट, देखो जो एप्सिलॉन जीरो है ना, ये सदिश राशि ही है, लेकिन जो परावैद्युतांक है वो विमाहीन राशि है। क्यों? क्योंकि के जो है वो क्या होता है, अभी हमने देखे थे, है ना, माध्यम की विद्युतशीलता और वायु अनिर्वात की विद्युतशीलता। अभी कुछ देर पहले हमने के का सूत्र देखे थे, तो दोनों ये कट जाते हैं आपस में, इसलिए ये विमाहीन राशि है। ये देखो यहाँ पे देखे थे हमने, कहाँ पे देखे थे, के का मान, ये देखो ये, ठीक है, ये वाला, तो कट जाएंगे दोनों, इसलिए इसको क्या कह दिया उसने, विमाहीन राशि, यानी कि जिसकी विमा नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कूलाम के नियम के आधार पर वैद्युत आवेश के एसआई मात्रक कूलाम की परिभाषा। देखो ये ना प्रश्न बैंक में है, इस बार 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रश्न बैंक आया है उसमें ये कहा गया है कि कूलाम के आधार पर आवेश की परिभाषा दीजिए। ओके, अब देखो भाई कूलाम के नियम के अनुसार सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई इसका मान क्या होता है, अभी हमने निकाले थे 9.0 इंटू 10⁹ अब Q1 Q2 जैसा का वैसा रहेगा। मान लो सपोज अपने तरफ से अगर हम एक ऐसा मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस सूत्र में हम Q1 Q2 यानी कि दोनों आवेश का मान 1 कूलाम लेते हैं, और जो आर है वो उसका मान 1 मीटर ले लेते हैं, और जो बल है उसका मान हम ले लेते हैं 9.0 गुणा 10⁹ न्यूटन, और सभी मान को हम इस सूत्र में रख देते हैं। तो रखने के बाद में क्या निष्कर्ष निकल के आएगा विद्यार्थी, देखो क्या निष्कर्ष निकल के आएगा। देखो मैं मान रख रही हूँ, एफ का मान कितना रखना है हमको, 9.0 गुणा 10⁹ न्यूटन। ओके, ऑलरेडी पहले से यहाँ पे हमको पता है कि 1/4πε0 के बराबर इतना होता है, और Q1 Q2 का मान क्या लेना है, बोल रहा है 1 कूलाम, और R का मान 1, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, मतलब ये दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब इधर कौन बचा, ए कट गया और ए भी कट गया। तो देखो कुल मिला के मतलब ये है कि जब इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है, इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात अथवा वायु में अपने से 1 मीटर की दूर रखे अपने समान परिमाण के आवेश को 9.0 गुणा 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित अथवा आकर्षित करता है। ठीक है, यह है कूलाम के नियम से एक कूलाम की परिभाषा। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने यहाँ पे Q1 Q2 का मान भी 1 रख दिए ना, अगर नहीं भी रखते तो और मतलब कुल मिला के यहाँ पर Q का मान 1 ही निकल के आता। भाई स्पष्ट सी बात है। ठीक है, आप रख के देखो, आप रख के भी देख सकते हो, जैसे बल का मान हमने रखे ना, वैसे जब काटोगे तो Q का मान यहाँ से 1 ही आएगा। तो 1 कूलाम, Q यानी कि आवेश, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो इस तरह से 1 कूलाम की परिभाषा निकल के आती है। कब 1 कूलाम बनेगा, जब दूरी भी 1 मीटर होगा और बल कितना होगा, बल होगा 9.0 गुणा 10⁹ न्यूटन। ओके, अब हम आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0r का जो है वो मात्रक है, ये वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स आपके लिए, तो इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। लास्ट में क्या है निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है, 2 विद्युत आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम उपस्थित होने पर उनके बीच विद्युत बल घट जाता है ना। ये 2 आवेश है, मान लो कुछ दूरी पर, और इनके बीच में हमने कोई माध्यम भर दिया, और वो माध्यम कैसा हो, परावैद्युत, तो उनके बीच लगने वाला जो बल है, फोर्स, वो घट जाता है।
स्पष्ट सी बात है कि अगर कभी पूछा जाए कि दो वैद्युत आवेशों के मध्य कोई माध्यम रखने पर बल का मान घटता है क्या बढ़ता है या परिवर्तित नहीं होता, तो आप अगर इसमें आंसर सही टिक करना चाहोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घट जाता है। बस इतना याद रखना है इसमें। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम आते हैं कि स्टूडेंट्स नोट्स कैसे तैयार करेंगी। देखिए कूलाम का नियम लिखना है आपको। अब इतना सारा चीज़ तो लिखोगे नहीं आप एग्ज़ाम में भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सब चीज़ें क्यों हैं, आपको समझने के लिए, बेसिक चीज़ें हैं ये। क्योंकि आप बेसिक चीज़ें समझोगे नहीं तो आपको बाकी चीज़ें कैसे याद होंगे, रटना तो है ही नहीं और मैं आपको रटवाऊंगी भी नहीं। देखो कूलाम का नियम लिखना है, सुंदर से अक्षरों में हेडिंग डालना है और ये लिखना है कि भाई देखो ये ऊपर वाला नहीं भी लिखोगे एक लाइन तो चलता है, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए लिख लीजिए। सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने आवेश से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया। कूलाम के नियमानुसार डेस कर लीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिए। देखो कितना सरल सहज शब्दों में है। किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के बीच के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, सबसे पहले तो अपने दिमाग में सूत्र लाना है। कौन सा वाला सूत्र, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस सूत्र को देख के फिर नियम लिखना है। तो कैसे नियम लिखोगे, देखो कि ये F मतलब बल है, तो बल कहाँ लग रहा है, दो आवेशों के मध्य। तो क्या बोलेंगे, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का मान उन आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, और जो नीचे होता है उसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो उनके बीच की दूरी के कैसा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस यही है कूलाम का नियम। यहाँ पे छोटा सा चित्र बना देना है इस तरह से। और अच्छा ये है उसके पॉइंट अलग अलग यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरह से दोनों को साथ में मिला देंगे यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 को। ये देखो एक नियतांक लग जाएगा यहाँ पे। भाई ये क्या है, नियतांक जिसका मान माध्यम तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। अभी हमने देखे कि जो k का मान है वो कितना होता है, इतना होता है 1/4πε0। और इसका मान ये कितना कैसे आया था ये भी देखे थे हमने, ये कहाँ से आया था ये भी देखे थे। और ठीक है, इस तरह से बल है तो बल के लिए लास्ट में यहाँ न्यूटन आया है। ये देखो यहाँ सब चीज़ नोट पॉइंट लिखा हुआ है अलग अलग। ε0 क्या है, इसका मान कितना होता है। ठीक है, देखो ये था कौन सी पद्धति में, SI पद्धति में, ये CGS पद्धति में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से सुंदर अक्षरों में एक नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, अंत में एक परिभाषा है इसमें, एकांक आवेश की परिभाषा, इसको समझते हैं। चलो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब एकांक आवेश, यूनिट चार्ज, इकाई आवेश या एक कूलाम आवेश। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़े ना एक कूलाम आवेश की परिभाषा। देखो हमने यहाँ पे पढ़े थे एक कूलाम आवेश की परिभाषा। देखो ये देखिए यहाँ पढ़े हमने एक कूलाम आवेश की परिभाषा, कैसे आया था, कूलाम के सूत्र में ही हमने मान रखे थे। अब इसी को हम एकांक आवेश, इंग्लिश में यूनिट चार्ज, हिंदी में इकाई आवेश, 2-3 नाम से इसको हम जानते हैं। और एग्जाम में कभी एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए, इकाई आवेश की परिभाषा दीजिए ऐसा, या एक कूलाम आवेश की परिभाषा दीजिए बोलेगा, तो तीनों का मतलब एक ही है स्टूडेंट्स। और तीनों के जो परिभाषा है ना वो एक ही नियम से बनते हैं। तो ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, अभी मैं थ्योरी बता रही हूँ, फिर प्रश्न कैसे बनते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, जब हमारा चैप्टर खत्म होगा तो मैं प्रश्न बताऊंगी एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो क्या है, हम जानते हैं कि कूलाम के नियम से, ओके इतना तो आप जानते ही हो, ये सब होता है। ठीक है, F इक्वल, अब इसका मान यहाँ इतना होता है। मान लो हमने इसमें F का मान इतना रख दिए, देखो ऊपर भी हमने वही किए थे। ठीक है, F का मान 9 × 10⁹ न्यूटन रख दिए। और Q1 Q2 का मान देखो यहाँ पे Q रख लेके चला है,
मतलब उसको क्यू ही मान लिया है, और आर का मान हमने 1 रख लिए, मतलब 1 मीटर। अब सूत्र में मान रखेंगे, इसी सूत्र में मान रखेंगे, देखो वही प्रोसेस है जो ऊपर दोहराए थे। तो इस सूत्र में मान रखेंगे, तो अब देखिए आप इस सूत्र में मान रखेंगे तो कैसे मान रखेंगे, देखो इसका मान रखेंगे, एफ का मान इतना, ये ऑलरेडी इतना है ही, Q1 Q2 के बराबर हमने क्या रख दिए, Q। तो दोनों का Q Q मतलब कि Q², और नीचे में R का मान कितना है, 1, तो 1 का वर्ग। ठीक है, तो अब तुम इसको हल करोगे तो देखो क्या आएगा। भाई ये तो कट जाएगा इससे, स्पष्ट सी बात है, बचा कौन यहाँ पे, Q। अब ये कटने के बाद में यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। तो कुल मिला के Q² का मान कितना आया, 1 आया। जब हम स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो आपको पता है ना, वर्गमूल 1, और वर्गमूल 1 का मान तो 1 ही होता है, और वर्गमूल का मान जो है वो प्लस माइनस में लिखा जाता है। तो Q का मान क्या हो जाएगा, +-1। ओके, क्योंकि आवेश ना प्लस धन भी होता है ऋण भी होता है, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश। अब परिभाषा कैसे दिए, देखो सेम परिभाषा वैसे ही जैसा ऊपर लिखे थे हमने। कैसा है, एकांक आवेश, देखो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो आप, एकांक आवेश, इकाई आवेश, एक कूलाम आवेश, तीनों शब्द लिख सकते हो। वह आवेश है जो दो सजाती आवेशों को, एकांक आवेश वह आवेश है जो दो सजाती आवेशों को वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशों को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे। ठीक है, तो ये आपको लिखना है एकांक आवेश की परिभाषा। मतलब देखो ये दोनों जो आवेश है, मान लेते हैं यहाँ Q1 है, यहाँ पे Q2 है। अगर ये दोनों के बीच में लगने वाले बल का मान हमने इतना ही ले लिए, 9 × 10⁻⁹ मतलब न्यूटन, और हमने Q1 Q2 का मान Q मान लिए और दूरी का मान 1 मान लिए भाई, तो इस कंडीशन में जो Q है ना उसका मान 1 निकल के आएगा। तो एकांक आवेश वह आवेश है जो दो सजातीय आवेशों को वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशों को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे, फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैं आशा करती हूँ आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए होंगे। परिभाषाएं सब चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। देखो बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज की परिभाषा है, छोटा सा इसे समझ लीजिए। बिंदु मतलब कि एक कम दूरी पर स्थित आवेश। जैसे यहाँ परिभाषा में क्या है, यदि दो आवेशित बिंदु की विमाएं उनकी बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम हो, नगण्य ना के बराबर, मतलब दोनों पास में स्थित हो। ठीक है, तो ऐसे आवेशों को हम क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा है, आप इसे लिख लेना। तो ये है आज का आपका लेक्चर नंबर C। काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन देखो बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझा दी। नोट्स कहाँ से स्टार्ट करना है माय स्टूडेंट्स, बनाना देखो यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, पेन से राइटिंग वर्क जहाँ से भी हैं वहाँ से आपको नोट्स बनाना शुरू करना है। तो आप अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिए और इन्हें याद करते भी चलिए। देखो इतना सा तो लिखना है, ज़्यादा भी नहीं है लिखने का, लेकिन इसके पीछे इन सब चीज़ों को समझना भी ज़रूरी था, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं के अंदर से बनते हैं। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेती हूँ, बाय बाय।